नमस्कार, मैं शिवानी सोनी आप सभी का तथास्तु आईसीएस के हिंदी परिवार में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम यहाँ पढ़ रहे हैं द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो देखते हैं आज हमारे पास द हिंदू में क्या है। आज है 23 जनवरी और दिन है गुरुवार। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूज पे चलने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन तथास्तु आईसीएस की तरफ से, वो ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्री श्योर, जो कि स्टार्ट हुई है 15 दिसंबर से। तो जिन लोगों को इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देना है तो वो ये टेस्ट सीरीज एक बार ये कोर्स विजिट कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रीलिम्स की तैयारी और बेहतर हो सकती है। जीएस फाउंडेशन का मॉर्निंग बैच स्टार्ट हुआ है दिसंबर से। साथ ही साथ पीएसआईआर ऑप्शनल जो कि पढ़ाया जा रहा है मनोज सर के द्वारा, ये बैच स्टार्ट होगा 28 जनवरी से। तो जिन लोगों का पीएसआईआर ऑप्शनल है तो ये कोर्स एक बार विजिट कर सकते हैं ताकि उनकी पीएसआईआर की तैयारी पहले से और ज्यादा अच्छी हो सके। यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जो कि यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम जिसका नाम है पारसारथी, ये स्टार्ट होगा 10 फरवरी से, जहां आपको बेस्ट मेंटर मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही साथ आपको सफलता तक पहुंचाने का एक मार्ग बनेंगे। चलिए देखते हैं आज हमारे पास न्यूज में क्या है। तो पहली न्यूज जो है वो हमारे पास ये है, सिंधु घाटी की जो लिपि है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, क्यों ये चर्चा में है, ठीक है, तमिलनाडु के सीएम ने क्या कहा है, सारी चीजें हम देखेंगे इसमें। वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे कि हमारा जो 8वां वेतन आयोग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, दोनों न्यूज ऐसी हैं जो काफी टाइम से चर्चा में है, बल्कि जो सिंधु घाटी लिपि का जो रहस्य है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पिछले 8 दिन से ये न्यूज में बना हुआ था। ठीक है, तो आज चर्चा कर लेते हैं इस पे कि क्या है और क्यों ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। राइट, चलो चलते हैं हम हमारे पहले टॉपिक पे से, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का रहस्य। बेसिकली हुआ क्या है कि तमिलनाडु की जो सीएम है उनका नाम है M.K. स्टालिन। उनने ये कहा है कि अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने और समझने के लिए उनने $1 मिलियन इनाम घोषित किया है। ठीक है, कि अगर कोई पढ़ ले और समझ लेगा तो उसको $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। और ये घोषणा सिंधु घाटी सभ्यता की जब 100 वर्ष पूरे हो गए हैं तो उस उपलक्ष्य में की गई है। समझ में आ गई? पहली चीज तो देखा हमने कि तमिलनाडु के सीएम ने ये पहल उठाई है कि भाई आप सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ लो, समझ लो, तो मैं आपको $1 बिलियन दूंगा। ठीक है, अब ये घोषणा कब की गई? जब सिंधु घाटी सभ्यता के 100 साल पूरे हो गए हैं उस उपलक्ष्य में। तब इस कदम का उद्देश्य यह है कि प्राचीन लिपि के रहस्य को हल करना और इसे दृष्टिकोण को समझने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, कि जो प्राचीन लिपि है उसके बारे में पता तो चले। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें हमारा टॉपिक होता है। ठीक है, हम सारी चीजें देखते हैं, पर लेकिन लास्ट में आते आते हम ये पढ़ लेते हैं कि इसकी लिपि को आज तक ना तो पढ़ा गया है ना समझा गया है। ठीक है, इसकी जो मोहरें मिली हैं, जो स्थान मिले हैं, ठीक है, उनके आधार पर हमने सिर्फ एक अनुमान लगाया है कि ऐसी ऐसी चीजें होती होंगी, पर लेकिन जो परफेक्ट जानकारी है, ठीक है, एक करेक्ट इंफॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं हमें लिपि से मिल सकती है, ताकि लिपि को पढ़ के और ज्यादा पता चलेगा क्या वाकई सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक मात्र सत्तात्मक समाज थी, ठीक है, क्या शहरी सभ्यता थी। इन सारी चीजों के बारे में, इन सारे गुणों के बारे में हमें कहां से पता चलेगा? उसकी लिपि के बारे में। इसलिए इसकी लिपि जानना हमें बहुत जरूरी है। क्लियर है? अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम परिचय देखें तो एक सिंपल इंफॉर्मेशन परिचय, आप तो खैर सभी पढ़ती हो, ठीक है, आप भी पढ़ रहे हो, मैं भी पढ़ रही हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, किस तरह से है, कहां काम करती है, ठीक है, मतलब किस तरह से चीजें उसमें चलती हैं। चलिए देखते हैं हम इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, समय और क्षेत्र। ये सभ्यता 3000 से लेके 1500 ईस्वी पूर्व, है ना, के दौरान फली फूली। ठीक है, ये आधुनिक भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 15 लाख वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है उसमें फैली हुई थी। ठीक है, प्रमुख शहर इसके कौन कौन से थे? मोहनजोदाड़ो थे, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा जैसे शहर इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, जिसमें से जो लोथल है उसको एक प्रमुख बंदरगाह वाला शहर माना जाता है, जहां से इस बंदरगाह के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य देशों से क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। ठीक है, एक शहरी सभ्यता थी, हम ये देखते हैं। ठीक है, जो मकान थे और कहीं ना कहीं जो नियोजित सड़कें हैं, जल निकासी प्रणाली है, भव्य भवन है, वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो शहरी सभ्यता को इंगित करते हैं। राइट, समानता की अगर हम बात करें तो इसे मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की प्राचीन सभ्यताओं के जितना ही उन्नत माना जाता है।
यानी कि इसके समांतर चलने वाली मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता भी कहीं ना कहीं इसके साथ सभ्यताओं में जितनी ही उन्नत मानी जाती है, कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? आगे देखो आगे क्या चीजें चल रही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि क्या है। अब जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि जिसके लिए इतना ज्यादा इनाम देने की बात करी गई है, बेसिकली वो है क्या? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले जो सिलबट्टे हैं, यानी कि जो सील है और मिट्टी के टैबलेट्स में अज्ञात प्रतीकों की श्रृंखला मिली है। यानी कि एक मान लो एक इस तरह से एक मिट्टी का कुछ क्या बोलते हैं, मान लो मिट्टी का एक पूरा एक आकार बना हुआ है इस तरह का, ठीक है, इस पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी लिपि है जिसको पढ़ने में भी सभी लोग अक्षम हैं, ठीक है। उम्मीद करी जा रही है कि इस तरह की आकृति पे जो लिपि लिखी हुई है उसको पढ़ने में लोग सक्षम हो जाए, ठीक है, ताकि सिंधु घाटी सभ्यता की व्यवस्था को समझने में और ज्यादा आसानी हो सके, राइट। इन प्रतीकों को अब तक समझा या पढ़ा नहीं जा सका है, यानी कि लिपि कहीं ना कहीं कुछ लेखन में नहीं है, ये प्रतीक बने हुए हैं कुछ कुछ इस तरह के, जिनको हम लिपि बोल रहे हैं और हमें इन्हें समझना है। समझ में आ गई बात? आगे देखो प्रमुख चुनौतियां क्या हो सकती हैं कि 20 साल पहले की बहस, यानी कि कुछ पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि इन प्रतीकों को लिपि नहीं माना जा सकता। भाई लिपि का मतलब होता है कि चीजें कंटिन्यू में जो चल रही है, पर लेकिन ये तो प्रतीक है ना, तो आप इसको लिपि कैसे कह सकते हो? उनका तर्क था कि इतनी बड़ी सभ्यता को लिखित भाषा की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है भाई, तर्क है, आप कुछ कर नहीं सकते। आगे देखो भाई दूसरे और कई विद्वानों का मानना है कि यह एक उन्नत लिपि थी, ठीक है। एक तरफ विद्वान मान रहे हैं कि इतनी बड़ी सभ्यता है जिसे लिपि की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरे विद्वान कह रहे हैं कि नहीं, इसको एक उन्नत लिपि माना जा सकता है, राइट। शहरों की अगर हम योजना की बात करें तो क्या देखने को मिलता है हमें कि एक सुनियोजित शहर देखने को मिलते हैं हमें, जो कि सड़कें ग्रिड पैटर्न पे बनती है। ग्रिड पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मान लो एक सड़क इधर से आ रही है, एक सड़क इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है और एक इधर से जा रही है, तो ये आपस में एक दूसरे को काटे, तो उसको बोल रहे हैं हम ग्रिड पैटर्न, राइट। जल निकासी प्रणाली की अगर हम बात करें तो क्या बताता है कि घरों में गंदा पानी नालियों के माध्यम से बाहर निकल जाता था, यानी कि नालियों का विकास भी कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता में था। वो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न पे काम कर रही थी। किले और गोदाम की अगर हम बात करें तो किलों में और अनाज भंडार के लिए गोदाम बनाए जाते थे, ठीक है। अगर हम धार्मिक मान्यता की बात करें तो धार्मिक मान्यताओं की अगर हम बात करें तो पूजा स्थलों और मूर्तियों से पता चलता है, ठीक है, पूजा स्थल और मूर्तियों से पता चलता है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वह मातृ देवी है ना, यानी कि जिसको हम प्रकृति की देवी भी कहते हैं, ठीक है, और पशुपतिनाथ यानी कि शिव के प्राचीन रूप। पशुपतिनाथ का मतलब कि जो सारे पशुओं के है ना रक्षक हैं, उनको हम बोल रहे हैं पशुपतिनाथ, ठीक है, इनकी पूजा करते थे, ठीक है। जल पेड़ों की पूजा के प्रमाण मिले हैं, यानी कि प्रकृति पूजक भी थे, यानी कि मातृ देवी की पूजा कर रहे हैं, पशुपतिनाथ की पूजा कर रहे हैं और प्रकृति की भी पूजा कर रहे हैं, राइट। अब देखो कुछ स्थल थे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा स्पेशल है, कुछ स्थल है और उनकी खोज की विशेषताएं देखता है, यानी कि जैसे मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या मिला हमें, एक महान स्नानागार और सड़कें जो ग्रिड पैटर्न पे एक दूसरे को काटती है। ग्रिड पैटर्न मैंने आपको बताया क्या होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें हड़प्पा, तो हड़प्पा क्या है, अनाज भंडार के बड़े गोदाम यहाँ देखने को मिले, राइट। धौलावीरा में क्या देखने को मिला हमें, मैं एक मिनट ऐसे कर देती हूँ, तो जल संचय प्रणाली और जलाशय, यानी कि एक पूरा तालाब अगर हम जिसकी बात करें तो वो हमें कहां देखने को मिला, धौलावीरा। लोथल की अगर हम बात करें तो कृत्रिम बंदरगाह है ना, और मोतियों का निर्माण। कृत्रिम बंदरगाह बहुत ज्यादा जरूरी है लोथल के मामले में। यूपीएससी का मतलब प्रीलिम्स में तो ये वाला जो लोथल है कि पीसीएस में तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये फेवरेट एक पॉइंट है लोथल से पूछने का, तो ये हमेशा सवाल क्वेश्चन आता रहता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें। कालीबंगा की अगर हम बात करें तो जले हुए ईंटों के घर और हल्के खेत, ये ज्यादा जरूरी है। राखीगढ़ी की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा अगर लिपि की इतनी सारी बातें चल रही हैं, अगर आप अपना स्टैटिक पढ़ रहे हो तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आप एंशिएंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, उसका डीप एनालिसिस करो, उसका जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक है ना जो भी पूरा पृष्ठभूमि है उसको अच्छे से देखो, समझो और उससे संबंधित सवाल लगाओ, ठीक है, क्योंकि
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको आपकी गलतियां समझ में आएंगी, जो कहीं ना कहीं समझ में आना जरूरी है टाइम से रहते। चलो फिर भी मैं आपको एक प्रैक्टिस करा देती हूँ एक सवाल के माध्यम से। वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। सभी लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कि ये इसमें से सही आंसर इसका क्या होगा। कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कृषि प्रधान समाज था, ठीक है, जिसमें शहरी नियोजन का कोई साक्ष्य नहीं था। क्या ये सही है? आधुनिक भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी नदियों में सिंधु और उसकी सहायक नदियां शामिल है। अपना जवाब है वो कमेंट करेंगे, बताएंगे कि कौन सा सही जवाब है इसका सभी लोग। चलिए मैं उम्मीद कर रही हूं आप इसका सही जवाब देंगे, ठीक है। चलो चलते हैं हम हमारे दूसरे आर्टिकल पे, जो कि है हमारा अगला आर्टिकल 8वां वेतन आयोग। देखो 8वां वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है उसके गठन की, ठीक है। थोड़ा सा हम देखेंगे पिछले जो वेतन आयोग है उनके बारे में, देखेंगे इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो चलो बिना समय गवाए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। पहले तो कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन भत्ते और पेंशन संरचना की समीक्षा करना, ये काम किसका है? हमारे वेतन आयोग का है, राइट। देखो ये घोषणा जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले की गई, जो केंद्रीय कर्मचारियों और उनके संगठनों की लंबी समय से चली आ रही मांग का परिणाम है। बहुत टाइम से मांग कर रहे थे, अब उस मांग का परिणाम ये निकला कि चलो हम 8वां वेतन आयोग बनाने जा रहे हैं, राइट। क्या है वेतन आयोग? तो वेतन आयोग एक सरकारी समिति है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के वेतन और भत्तों का आकलन करती है। बेसिकली वेतन आयोग क्या करता है कि आपके वेतन भत्तों का आकलन करेगा, देखेगा कि किसका कितना विकास करना है, सारी चीजें काम किसके होंगे? वेतन आयोग के होंगे। इसका उद्देश्य समय के साथ बढ़ती महंगाई और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार वेतन में सुधार करना, कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से लोगों का वेतन भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं आकलन करने का काम किसका है? वेतन आयोग का है। वेतन आयोग की संरचना की बात करें तो व्यय विभाग यानी कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जाहिर सी बात है वेतन विभाग है, ठीक है, सॉरी वेतन आयोग है तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा। कैसे काम करता है ये आयोग? तो सरकार जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्य यानी कि 1+2 पे काम करता है, यानी कि 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, है ना, की नियुक्ति करेगी, ठीक है। पता चलेगा कि इस बार वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है, राइट। समिति सभी वर्गों के कर्मचारियों की वेतन संरचना पेंशन योजनाओं का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशों को क्या करेगी? पेश करेगी, राइट। आगे देखो ऐतिहासिक दृष्टिकोण देखते हैं हम थोड़ा सा कि पहला वेतन आयोग, भारत में पहला वेतन आयोग आजादी से पहले 1940 में बना था, जिसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को संतुलित करना था। वहीं अगर हम लास्ट वाला जो वेतन आयोग है उसकी हम बात करें तो 2016 में बना। पिछला वेतन आयोग 2016 में बना। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 7,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया था? 18 कर दिया था। पेंशन धारकों के लिए लाभकारी सुधार भी किए गए, ठीक है। अब देखो हर 10 साल में इसका गठन किया जाता है ना। पिछला हुआ था 16, इस बार हो रहा 25, ठीक है। आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में गठित किया जाता है। कर्मचारी संघों की मांग और आर्थिक स्थितियों में सुधार इसका निर्णय है। अब जो 7वां वेतन आयोग था ये सरकारी कर्मचारियों जिनका वेतन 15,000 था, वो वेतन आयोग के लागू होने के बाद कितना कर दिया? इसको 25,000 कर दिया। कितना बढ़ा दिया, क्या कर दिया नहीं जरूरी, ठीक है। 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अब 8वां वेतन आयोग है कि किसी पेंशन धारकों की जो वर्तमान पेंशन है 20,000 है, उस 8वें वेतन आयोग से लागू होने पर ये 25,000 या और अधिक भी हो सकती है। तो 8वां वेतन जो बनेगा वो कहीं ना कहीं इस तरह का एक कदम उठाने जा रहा है, ठीक है। चलो आपके लिए होमवर्क ये है, या आप लोग कमेंट करो कि पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम, साथ ही साथ 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष का नाम। देखते हैं कौन जवाब देगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको कमेंट में डालने हैं, तो फटाफट कमेंट करना, बताना कि इन दोनों का जवाब क्या है, राइट। चलो चुनौतियां देखते हैं कुछ, क्या चुनौतियां सामने आ सकती है। वित्तीय बोझ की अगर हम बात करें तो वेतन और पेंशन में वृद्धि, सरकारी खर्च में भारी बढ़ोतरी होगी। हम पेंशन बढ़ाने की बात करें तो जाहिर सी बात है सरकार के खर्च भी बढ़ेंगे।
राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। जब आर्थिक वृद्धि धीमी रहती है तो राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले न्यूज देखी थी कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो रही है, राइट। तो जाहिर सी बात है जब आर्थिक वृद्धि धीमी है, साथ ही साथ राजकोषीय घाटा क्या होगा, फिर परिणाम स्वरूप बढ़ जाएगा। असमानता का मुद्दा, यानी कि राज्यों और केंद्र के कर्मचारियों में वेतन में अंतर बढ़ सकता है, राइट। ये चुनौती हमारे सामने आ सकती है। चलो हम करते हैं एक प्रीलिम्स का सवाल, ठीक है। भारत में वेतन आयोग के इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है कि जो पहला वेतन आयोग है भारत की स्वतंत्रता से पहले 1946 में गठित किया गया था, क्या ये सही है? जो 7वां वेतन आयोग है 2016 में लागू किया गया, इसने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7,000 से बढ़ाकर 18 कर दिया था। कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संबोधित करने के लिए हर 5 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। आपके ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। चलिए अपना जो भी आंसर है उसे कमेंट करें, बताएं कि किसको ये आर्टिकल समझ में आया और देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा, राइट। चलो तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। हमने हमारे 2 टॉपिक को आराम से और साथ ही साथ पृष्ठभूमि के साथ हमने इनको क्लियर किया। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्लासेस पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।